हेलो फ्रेंड्स, आई एम साजिद सैफ़ी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ आई स्टडी आईएएस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर का जो प्रीवियस पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये री एग्ज़ाम का पेपर है। 2021 में री एग्ज़ाम हुआ था, वो पेपर है। कल हमने ही एक एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम में पेपर हुआ था 2021 में वो कराया था, आज हम उसका री एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी या राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के से रिलेटेड हैं तो आप इस वीडियो को देखें और अपने असेसमेंट फॉर लर्निंग में एग्ज़ाम में जो स्कोर करने वाले हैं उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो चलते शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सूचना संग्रह तथा उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये सीधा परिभाषा पूछी गई है और ये हुआ एंड फीड के अनुसार जो आकलन को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए आकलन में छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार पर अनुमान है, किसने परिभाषित किया। तो याद रखेंगे इरविन ने इसको परिभाषित किया है और ये दोनों में है, आप देख सकते हैं लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में। मैं हिंदी में आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप इंग्लिश में भी इसका आंसर देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया, आकलन एक प्रक्रिया है। क्या है आकलन, किसकी प्रक्रिया है। लोगों के सूचना एक संकलित करने की प्रक्रिया है। क्या लोगों तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। नहीं, पहुंचाना तो नहीं है। लोगों के बारे में सूचना फैलाने की, नहीं, बिल्कुल पहला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोगों से सूचना एकत्रित, आकलन के अंदर हम सूचना को एकत्रित करते हैं और उसके आधार पर हम उसमें डिसीजन ले पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आकलन किया जाता है। अब इसमें पूछा है आकलन कैसे किया जाता है। परंपरागत मानवीकृत उपकरणों द्वारा किया जाता है या अमानवीकृत उपकरणों द्वारा किया जाता है या परीक्षण की व्यवहारिकता द्वारा किया जाता है या परीक्षार्थी की मन स्थिति द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सीधा सीधा ट्रेडिशनल मानवीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जहाँ भी आएगा वो आपको ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन का संबंध है। तो बताइए आकलन का संबंध किससे। छात्रों के संवेगात्मक विकास, देखो एक पक्ष की बात कर रहा है। बौद्धिक विकास, ये भी एक पक्ष की बात कर रहा है। शारीरिक विकास, ये भी एक पक्ष की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर संपूर्ण व्यक्ति यानी कि पूरे पक्ष की बात कर रहा है, तो पूरे पक्ष की बात कर रहा है यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आकलन की विशेषता है। आकलन की क्या विशेषता है। अधिगम आवश्यकताओं की जांच करना, बिल्कुल सही बात। शैक्षिक सुधार करना, यही बात सही है। शिक्षा मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति करना, यही बात सही है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करिए क्योंकि री एग्ज़ाम में 2021 में आया है, तो आपके इसमें से क्वेश्चन आने के चांस है। और जो मेन एग्ज़ाम 21 में हुआ था उसकी वीडियो अपलोडेड है कल, आप देख सकते हैं जाकर चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आकलन की मापनियाँ हैं यानी कि स्केल कौन कौन से हैं। आकलन कैसे मापा जाता है। शाब्दिक मापा जाता है यानी कि वर्बल और ऑर्डिनल से थ्रू, रेशियो स्केल से भी मापा जाता है, इंटरव्यू स्केल से भी आप नाप रहे हैं, तो इसका लिए ऑल ऑफ दिस सही आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनी में संबंध है। तो आप जब मापनी पढ़ेंगे तो थर्मामीटर के आप देखेंगे तो इसमें अंतराल मापनी होगा। थर्मामीटर भी वही चीज़ है, आपका देखेंगे आप 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे करके आप जो वर्ग अंतराल बनाया जा रहा है, तो ये ऑप्शन डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा आयु और वजन किस मापनी में उदाहरण है, यानी कि एज और जो है आप वज़न किस मापनी में किया जाता है। तो याद रखेंगे इसका अनुपात मापनी में यानी कि रेशियो स्केल के अंदर आते हैं ये सब। तो पढ़ लीजिए स्केल, 4 तरीके के स्केल हैं हमारे, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल। तो इसके बारे में आप पढ़ के चले जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहुलक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है। तो बहुलक का प्रयोग शाब्दिक मापनी में भी करते हैं हम और ऑर्डिनल में भी करते हैं, इंटरवल में भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका हिस्टोग्राम, यानी कि हिस्टोग्राम कौन सी मापनी कौन से स्केल में यूज़ किया जाता है। तो याद रखेंगे इंटरवल यानी कि अंतराल मापनी के अंदर हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी वस्तु का अंकात्मक रूप कहला जाता है, यानी कि क्वांटिटेटिव की बात कर रही है। तो जब से क्वांटिटेटिव बात की जा रही है तो आप देखेंगे मापन और मूल्यांकन दोनों में क्वांटिटी आती है, मापन में भी और इवोल्यूशन में। मापन इसमें जो है क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी आता है, लेकिन इसमें अंकन की बात कर रहा है तो दोनों में ही आ जाएगा। तो दोनों में यानी कि सी।
मात्रात्मक तो होगा और क्वालिटेटिव भी होगा, क्वांटिटेटिव, तो दोनों आ रहे हैं इसमें, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा परिभाषा पूछी गई है, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है यह मानकर चला जाता है, किसे परिभाषित किया था? तो याद रखेंगे रैमर्स एवं गेज ने इस बात की परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, इस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो जो है आप 150 रुपये रखी गई है एक वस्तु की कीमत, तो क्या कर रहे हैं आप, इसका जो है मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मूल्यांकन हो जाएगा, अभी आकलन नहीं होगा। 150 रुपये इसके अलावा और कुछ लिखा होता आगे पीछे तो आप इसके आकलन पर जाते हैं, लेकिन अभी मूल्यांकन है ये, यानी कि क्वांटिटेटिव की बात हो रही है। मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? तो ये बताना आपको, मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञात कराता है? क्षमताओं योग्यताओं को संदर्भ करता है या आर्थिक स्थिति, ये तो होगा ही नहीं। शैक्षिक संदर्भ ये, और संपूर्ण मात्रा। अब देखो यहाँ पर संपूर्ण की बात हो गई, यहाँ पर होल की बात हो रही है, तो इससे बेहतर सबसे बेस्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्रमुख मापन क्षेत्र हैं, तो प्रमुख कौन कौन से? इंटेलिजेंट, बुद्धि परीक्षण भी होता है, अचीवमेंट टेस्ट भी होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है, तो सभी आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अधिगम की प्रक्रिया में ये कारक सशक्त भूमिका निर्वाह करते हैं। जब हम अधिगम की प्रक्रिया होती है, अधिगम फैक्टर, तो इसमें कौन कौन से कारक है? मेजरमेंट सिमुलेशन भी किया जाता है, फीडबैक भी आपको दिया जाता है, रेनफोर्स भी दिया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है 18 का, शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा की बात हो रही है तो शैक्षिक की बात हो जाएगी, व्यक्तित्व नहीं हो जाएगा, सामूहिक नहीं हो जाएगा, देखो शैक्षिक आ गया यहाँ पर, तो यही हो जाएगा शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान कर, बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 में पूछा गया, मापन होता है, मापन क्या होता है, पहले होता है या बाद में होता है, ठीक है। एवोल्यूशन से कब होता है? तो मेजरमेंट जो है याद रखेंगे जो है पहले होता है, मूल्यांकन से पहले होता है। फिर क्वेश्चन पूछा है, आकलन के लिए प्रशासित किए जाते हैं, तो आकलन के लिए क्या प्रशासित किए जाते हैं, कैसे आकलन? तो हम टेस्ट लिए जाते हैं सबसे पहले, तो टेस्ट बिल्कुल, परीक्षण बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा, आकलन का एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है, क्या सम्मिलित हो सकता है? तो परिणाम सम्मिलित हो सकता, सीखने वाले की उपस्थिति। तो पूछा, असेसमेंट इज अ डिटेल्स स्टेप इन विच आई इंक्लूड, तो इसमें प्रेजेंस होना चाहिए, इसकी उपस्थिति होनी चाहिए, प्रेजेंट किसकी? सीखने वाले की, तो बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। यह आंसर की है बिल्कुल मेहनत के साथ बनाई गई है, और इसमें मेरी तरफ से तो 100% बिल्कुल सही है। फिर भी आप मान सकते हैं अगर कोई भी थोड़ा सा एरर भी होती है 0.01% भी हो सकती है, एक दो क्वेश्चन अगर हुए, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं, कोई कमी नहीं है आंसर की में, आप इसको मानकर एग्ज़ाम में लगा सकते हैं, बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे पूछा है, परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? परीक्षा की किन प्रविधियों को, यानी कि विच एग्जामिनेशन टेक्निक आर यूज्ड। तो देखिए परीक्षा में आप मौखिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लिखित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यानी कि रिटन में भी आप प्रैक्टिकल भी किया जाते हैं, तो ये सारे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। फिर चौथा पूछा, मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने के प्रयोग किया जाता है, मतलब डीफ एंड डम, जो बोलने में मूक बधिर, ठीक है, बोलने वाले स्टूडेंट है, उनको जो है समझने के लिए क्या किया जाता है? तो बैटरी का यूज़ किया जाता है, तो यानी कि प्रेक्षण बैटरी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा, संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है, तो सीधा पूछा है कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड में क्या कहा जाता है कार्यालय में? तो कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? ये एनुअल लिया जाता है, तो इसे एनुअल रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संरचित साक्षात्कार का लिखित रूप है, यानी कि आप जो है स्ट्रक्चर इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इसका क्या रूप हो सकता है? तो देख सकते हैं जब हम इंटरव्यू को पहले ही प्लान कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, जब प्लान कर लिया है तो पहले ही हम उसके क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं कि हमें इंटरव्यू में क्या पूछना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रश्नावली, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है, अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है, तो अच्छा आकलन को जो है कितने ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हैं? 4 ग्रुप में कर सकते हैं, 2 ग्रुप में कर सकते हैं, या 3 ग्रुप में? तो ध्यान रखेंगे इसमें 3 ग्रुप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषता होती हैं, तो यहाँ से देखते हैं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से विरोधी होते हैं, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण सबसे पहली विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता हो रही है,
तो सबसे पहली विशेषता आपको उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम कैसे टेस्ट लेने जा रहे हैं, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बाकी सारी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अधिकांश मानवीकृत उपकरणों के सुविधाजनक रूप से फलांकन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पे फलांकन की बात हो रही है, तो यहाँ पर फलांकन कहाँ बार बात हो रही है, सी वाले में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें, कुछ आंसर हमें कीवर्ड से भी निकल आते हैं, तो कीवर्ड को भी ध्यान रखेंगे। समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। अगर समय धन की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर मित्य व्यय, कम खर्चीले, मित्य का मतलब कम हो गया, व्यय करना, खर्च करना, कम खर्च करना, जिसमें समय और बचत हो जाए, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। ठीक है, इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पूछा है कि आपसे वस्तुनिष्ठ पदों से आश्चर्य है, ऑब्जेक्टिव स्टेप से क्या मंश है। तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें छोटे छोटे आपके क्वेश्चन सेटअप किए जाते हैं, और इसको कह सकते हैं स्मॉल प्रश्नों के छोटे छोटे एकांश बनाए जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बना के उसको जो है डिवाइड करके आंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है, वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन निर्माण करने जा रहे हैं तो हमें क्या याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें याद रखना चाहिए कि प्रश्नों की रचना कैसे करनी है, हमें कितने क्वेश्चंस रखने उसके अंदर, कैसे क्वेश्चंस रखने, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है। तो वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं उसमें रिकॉल भी हो जाए, रिकॉग्नाइज होता है, तो दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पूछा, ब्लूप्रिंट को कहा जाता है। ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है। तो ब्लूप्रिंट का बनाता है, जो हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं उससे पहले एक प्लान बना लेते हैं, वो हमारा ब्लूप्रिंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यशैली, कार्य को करने से पहले जो सूचक है, हम क्या कार्य करने वाले हैं उसका ब्लूप्रिंट बनाए, प्लान बना के तैयार रखना है, वो ब्लूप्रिंट है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट है जिसमें शामिल होता है। तो ब्लूप्रिंट में सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपकी ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, कंटेंट भी हो जाएगा, प्रश्न भी हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ दिस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं। तो इसमें जो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है हम वहाँ एक्सप्लेन करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। फिर अगला है क्वेश्चन पूछा, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है। तो सीधा इसमें परिभाषा पूछे किसने दिए, तो याद रखेंगे डेविस ने दिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्य में बालक के विकास का परिवर्तन ला सकते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य में आप देख सकते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी 3 की बात करते थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक, तो इसलिए सारे ही आंसर सही हो जाएंगे। फिर शैक्षिक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप से लिखने का बनाया जा सकता है। जब हम शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखते हैं तो हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है, ठीक है, टीचिंग जो होता है, वहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए, अधिगम प्रक्रिया को सरल करना, मूल्यांकन प्रक्रिया, यहाँ पर देखिए शिक्षा प्रक्रिया में वैज्ञानिकता लाना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट मैगर के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए प्रयोग किया गया। जो रॉबर्ट मैगर थे, उन्होंने जब उद्देश्यों को लिखने का प्रकार किया तो उससे पहले उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी का हेल्प ली थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है। किसी भी बुद्धि का, तो देखिए यहाँ पर बुद्धि की बात कर रहा है, और बुद्धि यहाँ से कीवर्ड देखिए, बुद्धि किस में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। तो यहाँ पर देख सकते विचार की बात कर रहा है, इसमें पूछा कंसेप्ट की बात कर रहा है, तो याद रखिए बिने ने दिया है, अल्फ्रेड बिनेट, साइमन। फिर अगला है, विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से कितने रूप में बांटा गया है, यानी कि विषय वस्तु और भाषा के आधार पर। तो आप देख सकते हैं जो बुद्धि आपका जो विषय वस्तु भाषा के आधार पर बुद्धि जो परीक्षण है उसे शाब्दिक भी हो सकता है और नॉन शाब्दिक, यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला पूछा, शाब्दिक परीक्षण किसे कहते हैं। तो शाब्दिक मतलब जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो जिन परीक्षाओं में भाषा का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सीधा आंसर है। फिर पूछा, अशाब्दिक परीक्षण का विभाजन किया जाता है। तो अशाब्दिक जिसमें शब्द नहीं होते, विदार शब्द के होते हैं, क्या पेन पेपर पेंसिल होते हैं, हाँ जी, परफॉर्मेंस होते हैं, हाँ जी, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर व्यक्तित्व के निहित गुणों के लक्ष्यों को मापता है। अब देखिए यहाँ पर सीधा व्यक्तित्व की बात कर दी, यहाँ पे फिर कीवर्ड मिल गया आपको। जब कीवर्ड मिल गया यहाँ से तो कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है,
कीवर्ड व्यक्तित्व की बात कर रहा है और यहाँ भी ऑप्शन में हमारे पास व्यक्तित्व है, तो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है प्रोजेक्टिव प्रविधियाँ व्यक्ति के मन में ओपन करती हैं। तो ये जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं ये याद रखना, अनकॉन्शियस माइंड, हमारे पास कॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होना है, माइंड है तो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई। तो याद रखना टीएटी के किसके द्वारा डिज़ाइन किए गए, तो मरे एंड मॉर्गन, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चंस है। फिर है उंगलियों का चटकाना, हाथों का झटकना, अपने आप में बातें करना आदि इनमें से क्या है। ये उस इंसान का बता रहा है उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कैसी है। तो यहाँ पर सीधा आप देख सकते हैं व्यक्तित्व के मापन, वो अपने आप में अपने ऊपर कैसा काम कर रहा है अपने ऊपर, तो वो पर्सनालिटी की बात कर रहा है, ठीक है, ये बुद्धि से रिलेटेड नहीं है। व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन विधि है। तो जो व्यक्तित्व इतिहास विधि याद रखेंगे केस स्टडी। तो इसमें क्या करते हैं हम किसी एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप या एक इंसान का जो है केस बनाते हैं, मतलब केस बनाने का मतलब उसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो ये क्या है, एक सब्जेक्टिविटी होती है इसके अंदर। हो सकता है वो आंसर सही बताए, हो सकता है मुझे कुछ और बता रहा है, किसी और को कुछ और आंसर बता रहा है, तो वहाँ सब्जेक्टिविटी रहेगी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती उसके अंदर। फिर अगला सृजनात्मकता का मापन है। तो जो हमारे पास क्रिएटिविटी है उसका हम मापन अगर करते हैं तो वो हमारे लिए अति सरल कार्य है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप कोई भी नया काम दीजिए, क्या वो उसमें नई क्रिएटिविटी या कोई काम देते हैं तो क्या उसमें कोई क्रिएटिव करके दिखा रहा है, क्या उसमें कोई नई चीज़ें वो ऐड कर रहा है, तो ये चीज़ आसान है, पता चल जाता है आसानी से। कोई नया काम कर रहा है तो वो क्रिएटिविटी है। बाकर मेहदी ने सृजनात्मक चित्रण के मापन के संबंध में परीक्षण दिया। द टेस्ट रिलेटेड टू बाकर मेहदी क्रिएटिव थिंकिंग आर। तो याद रखेंगे दोनों ही दिए थे बाकर मेहदी ने, शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल एंड नॉन वर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासी के सृजनात्मक परीक्षण। तो पासी जो थे उन्होंने जो क्रिएटिविटी दिया है वो डिज़ाइन किए स्टैंडर्ड इंडियन डिज़ाइन एंड स्टैंडर्डाइज इन द इंडियन एक्सटेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, इसमें भारत से और इसका भी डिज़ाइन किया गया। उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है। जो उपलब्धि परीक्षण है यानी कि अचीवमेंट टेस्ट है, उसमें क्या करते हैं, छात्र की स्मृति का नहीं, व्यक्तित्व नहीं, विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान, यानी कि जो अचीवमेंट कितना उसने अचीव किया अपने निर्धारित समय में, कितना कोई ज्ञान अचीव किया यानी प्राप्त किया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपलब्धि परीक्षा के प्रारूप होते हैं। तो उपलब्धि कैसा परीक्षा होता है, स्टैंडर्डाइज होता है और टीचर के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये दोनों ही हो जाएगा, मानवीय के तो उपलब्धि और उसमें सी ऑप्शन दोनों के लिए कह रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण है। तो टीचर कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाता है, डायग्नोस भी करता है, किसी को कोई परेशानी हो उसका सॉल्यूशन निकालने क्या कमी है उसके अंदर देखता है, निबंधात्मक प्रश्न भी तैयार करता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला है, व्यक्तित्व को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। तो किस में व्यक्ति को अपने विचार व्यक्ति कहाँ व्यक्त करता है, वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया में तो विचार होते ही नहीं, उसमें टिक लगाना सीधा। निबंधात्मक प्रश्न में तो दोनों तो हो नहीं सकता, जब वस्तुनिष्ठ सीधा निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, जब आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें वो अपने विचार प्रकट करता है, अपनी लैंग्वेज में लिखता है, जो उसने पढ़ा है उसको अपनी भाषा में लिखता है, अपने विचार, उसके अलावा भी जो उसको जो आता है दिमाग में निकल के वो अपने उसको लिखता है। तो इसका आंसर भी सही बिल्कुल हो जाएगा। फिर निबंधात्मक परीक्षण मूल्यांकन करती हैं। तो निबंधात्मक जो परीक्षण हैं हमारे निबंध वाले, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, वो क्या इवैल्यूएट करती हैं। तो आपको विस्तृत अध्ययन करता है, बिल्कुल सही बात है, विस्तृत अध्ययन होता है बड़ा, क्योंकि ऐसे टाइप है तो बड़े बड़े आंसर होते हैं। विद्यार्थी की लेखन शैली भी पता चलती है, जब वो लिखता है तो लिखने की शैली पता चलती है, उच्च मानसिक उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसने क्या विचार किया, यही बात सही है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा है, प्रत्या विज्ञान प्रकार के प्रश्न है। तो इसमें पूछा है रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चन। तो रिकॉग्निशन यानी कि याद करने वाले। तो एमसीक्यू में क्या होता है, हमको याद करते हैं कि भाई 2 और 2 4 होते हैं। एमसीक्यू में आता है कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो इसको याद करना है आपको, नई दिल्ली है। तो इसको कहते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन। रिकॉग्निशन रिकॉल वाले जो आइटम होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। फिर नकल की संभावना अधिक होती है। तो पूछा गया नकल की संभावना, तो नकल की संभावना ऐसे टाइप में तो होगी नहीं, क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा लिखना है, कितना आप पूछ सकते हो, कितना लोगों से जान सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नकल की संभावना सबसे ज़्यादा इसी में ही है, क्योंकि आप बैठे हो, आपके बराबर में आपने पूछा भाई पहले क्वेश्चन क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है,
अगर आपकी सीरीज मैच कर रही है तो यहाँ पर नकल की संभावना ज़्यादा हो जाएगी ऑब्जेक्टिव में। तीसरा पूछा अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं हैं, क्या इसकी लिमिटेशन है? तो इसमें पूछा परीक्षण की रचना अत्यंत कठिन है। हाँ बिल्कुल सही है। अध्यापक जब प्रश्न बनाता है तो जब उसको तो स्टैंडर्डाइज भी होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए कठिन हो जाता है। अत्यधिक परिश्रम मेहनत तो लगेगी जब टेस्ट बनाएगा, और उस पर जो लागू भी होना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। ये साफ़ नहीं है फिर भी मैं दिखाता हूँ। एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति में क्या और कितना सीखा तथा उन पर कोई कार्य कितनी भली भांति कर सकता है। यह कथन किसने कहा? तो याद रखेंगे ईवेल ने कहा ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्या निश्चित होता है? प्रोसीजर ऑफ टेस्ट। हाँ जी, किस प्रोसीजर से वो टेस्ट को बनाता है, स्टैंडर्डाइज करना है। ठीक। परीक्षण का फलांक यानी कि स्कोर क्या रखना है आपको, वो भी निश्चित है। परीक्षण का मूल्यांकन भी करना है, तभी तो हम स्टैंडर्डाइज बाद में कर देंगे, अप्लाई कर देंगे सभी में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। फिर पूछा परीक्षण मानकीकृत प्रक्रिया के पहलू हैं, तो क्या क्या पहलू है? परीक्षण सामग्री का मानकीकृत, बिल्कुल सही बात है, मानकीकृत तो नहीं स्टैंडर्ड। परीक्षण विधियों का मानकीकृत, विधि जो हमने मेथड यूज़ किया वो भी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए हमारे क्या हाँ निष्कर्षों का मानकीकृत, जो हमने निष्कर्ष निकाले हैं वो भी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आप इंग्लिश में, कभी हिंदी इंग्लिश, तो आप अपने देख सकते हैं जो आपको समझ में आता है, बोथ भी आप कर सकते हैं। पेपर दोनों ही लैंग्वेज में आएगा पेपर। परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है। दो परीक्षण मानक है यानी कि नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट। तो टेस्ट का नॉर्म्स क्या है? तो हमें जो एज मेथड इम्पोर्टेंट है, एज मेथड। कोई भी परीक्षण जब रिसर्च करते हैं या करेंगे तो उसमें देखा जाता है कि ये टेस्ट इस एज ग्रुप के लिए है या नहीं है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा गया एक उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है, यानी कि गुड असेसमेंट सिस्टम के पूछा है, वो कैसा है? आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं मानवीकृत, स्टैंडर्ड होगा ही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक उत्तम आकलन पद्धति की विशेषता क्या हो सकती है? तो सारे होंगे, विश्वसनीयता होगा, वैलिडिटी होगा, रिलायबिलिटी होगा, ऑब्जेक्टिविटी होगा, प्रैक्टिबिलिटी होगा, ये सारे चीज़ें होते हैं, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह, अगर कोई परीक्षण आपका कह सकते हैं कि वो विश्वसनीय है तो क्या हो सकता है? परीक्षण में दृष्टिकोण से प्रभावित होता है, विद्यार्थी के विचारों से प्रभावित होता है, बाह्य परिस्थिति से प्रभावित होता है, वैधता में शामिल किया जाता है। तो जो बाहर से आपके इंक्लूड एबिलिटी जो बात कर रहा है, मतलब इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल सर्कमफेरेंस, बाहर के जो सर्कमफेरेंस है ना, उससे भी वो प्रभावित होगा, उस पर फैक्टर पड़ने वाला है। फिर अगला नेक्स्ट है टेस्ट रीटेस्ट मेथड। तो याद रखना टेस्ट एंड रीटेस्ट मेथड जो है रिलायबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, तो कल भी हमने कराया था, जब मेन पेपर 2021 का कराया था उसमें हमने बताए थे वैलिडिटी टेस्ट, रिलायबिलिटी टेस्ट, वहाँ पर आप देख सकते हैं। परीक्षा वैधता का घनिष्ठ संबंध है, तो किससे संबंध है? द क्लोज रिलेशन टेस्ट वैलिडिटी, वैलिड है या नहीं है? तो क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट से या सब्जेक्ट से है या परीक्षा निर्माण के उद्देश्य तो उसके उद्देश्यों से संबंध है, क्योंकि उद्देश्य सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया, उसका जो बनाया गया उसी पे वो फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 71 है वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियाँ। तो अगर हम वैलिडिटी कोफिशिएंट ज्ञात करना चाह रहे हैं तो कैसे निकालें? तो कोफिशिएंट निकालने से संबंध निकालना ही पड़ेगा। एक्सपेंशन भी हमें निकालना, फैक्टर एनालिसिस पे करेंगे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण की व्यक्तिगत पसंद और नापसंद से मुक्त होता है। तो कौन है जिसके पसंद और नापसंद? अब वही है, क्वेश्चन रिपीट है, पसंद और नापसंद, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको। जो नंबर आपको जैसे आपने कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखा, अब उसका आंसर लिखा, टीचर को समझ में नहीं आ रहा, आपका जो लिखने का तरीका वो समझ में नहीं आया, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा आपके मार्क्स पे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बी ऑप्शन सही है। कारक विश्लेषण विधि का प्रकार है, यानी कि देखिए फैक्टर एनालाइज मेथड कौन से हैं। तो फैक्टर एनालाइज मेथड में आपका आर टेक्निक्स भी होता है, टी टेक्निक्स होता है और एस टेक्निक्स। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है तुलनात्मक क्या अध्ययन करती है? तुलनात्मकता क्या अध्ययन करती है? तो तुलनात्मकता कब होगी? एक इंसान से तुलना होगी नहीं, एक से ज़्यादा होंगे तब भी होगी। तो एक व्यक्ति, एक समाज, दो समूह ग्रुप में होने चाहिए कम से कम, तभी तो आप तुलना कर पाएंगे।
यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में हमें किसी एक सुधार को प्रस्ताव करना है तो वह परीक्षण ही संभावित होगा। यह कथन किसने है? तो याद रखेंगे ये कथन शिक्षा आयोग ने दिया था। ठीक है, ये कथन शिक्षा आयोग का दिया हुआ है। शैक्षिक विषय वस्तुओं की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए। टेस्ट आर कंडक्ट इवैल्यूएशन, कौन कौन से टेस्ट? ओरल टेस्ट भी होने चाहिए, रिटन टेस्ट भी होते भी हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। परंपरागत आकलन प्रणाली है। ट्रेडिशनल असेसमेंट क्या है? ट्रेडिशनल यानी कि पुरानी जो आकलन कैसे हम कर सकते हैं, तो टीचर सेंटर। अब तो स्टूडेंट टीचर चला, लेकिन पुरानी जो है टीचर सेंटर होती है, जैसा टीचर आकलन करे वैसा होगा। ठीक है, अगला है आज शिक्षा का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? छात्रों का सर्वांगीण विकास की वजह से होता जा रहा है, या ज्ञानोपर्ण करने के लिए, छात्रों की प्रवृत्तियों को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा डी, सारे सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है ग्रेडिंग आकलन की नई प्रक्रिया अवधारणा जिसका प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेड जब दिया जाता है विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर, विद्यार्थी ने क्या उपलब्धि की, 90% लाया तो 90% उसको ए ग्रेड दिया गया, तो उसने उपलब्धि की 90% लाया। तो जो उपलब्धि की बात हो रही है, उपलब्धि क्या लाया, तो वो सीधा वहाँ से ग्रेड ही मिल जाएगा, यानी कि उसको जो अचीवमेंट किया उसने अचीव किया। अंक स्त्रीगण ग्रेडिंग का कार्य करने वाले प्रमुख विचारक है। तो ध्यान रखेंगे जो ग्रेडिंग पे काम किया उन्होंने, एक बैरो है, दांडेकर है और हिल है। केंद्रीय मान वह प्राप्तांक है। तो केंद्रीय मान की पूछ रहा है, जिसके दोनों विचलन समान होते हैं, जिसके दोनों और विचलन समान होते हैं, जिसके दोनों और विचलन नहीं होते, यानी कि समान। मीन की बात कर ली, मीडियन की बात कर ली और मॉड की बात कर ली, तो तीनों ही सारे सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, एक मीन होता है, मॉड होता है और मीडियन होता है। तो देखिए मीन क्या है, ये रहा मीन। मध्यमान होता है, माध्यिका होता है और बहुलक होता है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतने इन संज्ञाओं का मध्यमान निकालिए। तो मध्यमान निकालने के लिए तरीका क्या है, आप पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो ये असेंडिंग या डिसेंडिंग लिखा हुआ। अब कितने हैं काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 है, तो बीच के लीजिए आप। 2 इधर से अगर आप छोड़ देते हैं और 2 इधर से छोड़ दीजिए आपने, अब आपके बीच में 2 बचते हैं। तो 5 प्लस इनको प्लस करिए और 2 से डिवाइड करिए, तो कितना हो गया 7 और 5 या 12 डिवाइड बाई 2। 2 इधर से छोड़े, 2 इधर से, 7 12 बाई 2 6। इसका कितना आ रहा है, तो इसका जो 12 और डिवाइड बाई 2 यानी कि 6, तो 6 ऑप्शन में है नहीं, तो ये क्वेश्चन गलत था। तो यहाँ पर आप 6 कर लीजिए कहीं पर भी, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये मिस प्रिंटिंग थी, क्वेश्चन में 6 ही आएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, जब अव्यवस्थित प्राप्तांक या अन्य मापन विस्तार क्रम के अनुसार व्यवस्थित हो तो श्रृंखला का मध्य बिंदु माध्यक कहलाता है। ये कथन किसने कहा? तो ध्यान रखने, बाउले थे एक, ठीक है, उन्होंने कहा है। फिर संख्याओं इतने इतने का माध्यांक निकालिए। द मीडियन ऑफ द नंबर, उसने मीन पूछा, मध्यमान पूछा था भैया। हाँ गलत हो गया क्या? अबे यार मीन पूछा है, इसको यहीं पे होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति आपका सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, मीन होता है, मीडियन होता है और मॉड होता है, यानी कि मध्यमान होता है आपका, माध्यिका होती है और बहुलक होता है। तो मध्यमान हो गया यानी कि मीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इसका आपको मीन निकालना है। तो मीन निकालने का एवरेज कह लीजिए, मीन कह लीजिए, इन सबको प्लस करना है। और ये जितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड करना है। इनको सम करने के बाद 6 से आप डिवाइड कर लिए, तो इनका अगर मल्टीप्लाइज करेंगे तो 42 आ गया, और प्लस करने के बाद और इनको डिवाइड कर दिया आपने 6 से, तो 7 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जब अव्यवस्थित प्राप्तांक या अन्य मानक विस्तारक क्रम के अनुसार व्यवस्थित हों और इसकी श्रृंखला का मध्यमान कहलाता है। तो इसको याद रखने, बाउले थे, उन्होंने ये कहा था। फिर अगला पूछा गया है कि इसका आप बताइए, माध्यिका बताइए, यानी कि मीडियन बताइए। तो मीडियन का मतलब होता है बीच का मान।
तो बीच का मान आपके लिए देखिए इक्वल डिवाइड में कर दिए। बीच में कौन रहते हैं, देखिए 1 2 3 नंबर इधर से आपने छोड़ दिए, 1 2 3 नंबर आपने इधर से छोड़ दिए। अब छोड़ पहले देते हैं, पहले इसको या तो आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में, जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। पहले अगर मान लीजिए आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो पहले 10 आया, 10 के बाद फिर आपका 11 आया, फिर 12 आया, फिर 12 के बाद 15 आया, 15 के बाद 17, 17 के बाद 23, 23 के बाद 25। अब देखिए 3 इधर से अगर मैं छोड़ता हूँ और 3 इधर से छोड़ता हूँ तो बीच में कौन बचता है, 15। तो आंसर हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो मध्यमान यानी कि मीडियन ऐसे निकलता है, बीच की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 चरणों में पाए जाने वाली संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। तो द इंडिकेट द जॉइंट रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल। जब भी जॉइंट 2 वेरिएबल की बात करेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएंगे, SD निकाला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसाद होता है। तो ये याद रखें, को रिलेशन कोफिशिएंट पूछा ही जाता है, -1 से लेकर +1 तक होता है। अब देखिए इसमें कौन सा है, इनके बीच में होगा -1 से +1 के में, तो इट इज़ ऑलवेज बिटवीन, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सहसंबंध के प्रकार होते हैं, तो ध्यान रखना सहसंबंध के क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पूछा सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियाँ हैं। तो सहसंबंध अगर हम कोरिलेशन निकालना चाह रहे हैं तो आपकी रैंक डिफरेंस मेथड भी है और मोमेंट वाला भी है, प्रोडक्ट मोमेंट, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन रैंक कोफिशिएंट मेथड सिंबल, किस सिंबल से निकाला जाता है, तो रो से निकालते हैं, रो। ठीक है, फिर गुणन आवर्त विधि के प्रतिवाद, यानी कि प्रोडक्ट मूवमेंट किसने दिया, कार्ल पियर्स ने दिया, याद रखेंगे। ये कोई छोटे छोटे क्वेश्चन आपके 5th यूनिट में आ जाएंगे। प्रतिमान प्राप्तांक है, यानी कि स्टैंडर्ड स्कोर क्या है आपका, ये भी है, जेड स्कोर भी निकालते हैं आप, टी स्कोर भी निकालते हैं, स्टेनाइल भी निकालते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान एम है, तो सदैव क्या होगा, जब मध्यमान आपका जो है एम है तो वो क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0, 0। फिर पूछा टी प्राप्तांक के प्रयोग को सुझाव किसने दिया। अब देखिए किसने दिया, गोसेट ने दिया, लेकिन सुझाव किसने दिया, मैकल। ठीक है, मैकॉल ने जो है इसका सुझाव दिया, और दिया किसने, याद रखेंगे, सीली गोसेट। फिर पूछा मूल प्राप्तांकों को टी प्राप्तांकों में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो जब इसको जो हमारे रॉ स्कोर है इसको टी स्कोर में कन्वर्ट करते हैं तो टेबल बनाते हैं, टेबल में, तो आंसर टेबल हो जाएगा, एक निश्चित तालिका। स्टैंडाइल मापनी मानकृत स्टापनी, यानी कि जो स्टैंडाइल स्केल है उसमें कितने पॉइंट होते हैं, 9 होते हैं, याद रखेंगे। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में आए हुए थे। अब ये आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में, बीएड में, और आगरा में तो रहेंगे। इसके अलावा जहाँ भी असेसमेंट फॉर लर्निंग आएगा वहाँ तो रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए चैनल को। और जो भी आप चाहते हैं कि जो पेपर सॉल्व कराया जाए या कोई भी एमएड का, यहाँ पे एमएड की भी सीरीज़ चल रही है, बीएड की भी सीरीज़, अपने साथियों पर शेयर कर दीजिए वीडियो को। और जो भी आपको पेपर लगता है कि ये पेपर नहीं हुआ है हमारा, सॉल्व हो जाए, तो आप हमको कमेंट करिए, हम ज़रूर उसको करा देंगे। थैंक यू।